देखिए एक टर्म है इसमें, ऐसे एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन आता है नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट। नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट, देखिए इसमें क्या देखना है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसको अगर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात को अच्छी तरह से, तो यहाँ पर एक टर्म हम लोग पढ़े थे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है हर हाल में साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। किधर होता है? साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। तो साउथ से नॉर्थ की ओर आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। ये बात समझ लीजिए, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को बी और ई से डिनोट कर रहे हैं। आने की इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, एक मैग्नेट को उसके एलोंग रखे हैं, देख लिए ध्यान से। वह मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है आपका। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो ये बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसकी बात आप करते हैं तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की ओर जाता है और अंदर में इस तरह से जाता है और बाहर में इस तरह से जाता है। इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए एक ऐसा पिक्चर को देख रहे हैं जिसमें दो मैग्नेटिक फील्ड है। एक तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, जो इसको दिखा रहे हैं। एक दूसरा आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो जरा बात समझने की कोशिश कीजिए, आखिर हम बताना क्या चाह रहे हैं उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर अगर बात को समझ सकते हैं अच्छी तरह से आप, तो देखिए यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो अब जरा गौर से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट की ओर होता है, पिछले क्लास में ही इसको डिस्कशन किए थे। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखाएंगे तो ये टेंजेंट की ओर इधर होगा, किसके? बार मैग्नेट के चलते दिखा रहे हैं सारा रेड लाइन। यहाँ पर दिखाएंगे तो इधर होगा, यहाँ पर दिखाएंगे तो इधर होगा, यहाँ पर दिखाएंगे तो इधर होगा, यहाँ पर दिखाएंगे तो इधर होगा। यानी कि ये जो है आपका अर्थ के जैसे, मतलब बार मैग्नेट बी 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 बी, मतलब बार मैग्नेट के चलते मैग्नेटिक फील्ड को बीबी से डिनोट कर रहे हैं। अब समझ लीजिए बात ध्यान से। उसी तरह से अगर इधर दिखाइएगा तो इधर टेंजेंट इधर होगा, यहाँ टेंजेंट इधर होगा, यहाँ टेंजेंट इधर होगा। बार मैग्नेट के चलते मैग्नेटिक फील्ड। नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है वेक्टर का सम जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो। वेक्टर का सम जीरो होना चाहिए। तो खुद आप सोचिए, ये बार मैग्नेट का एक्सियल पॉइंट है, इसको एक्सियल पॉइंट कहते हैं। एक्सियल पॉइंट है बार मैग्नेट का, और इसको कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। तो अब आप बताइए, नल पॉइंट जो है मिलने की संभावना कहाँ है? एक्सियल पॉइंट पर है या इक्वेटोरियल पॉइंट पर है? जल्दी से बताइए जिनको समझ में आ गया है। चलिए हैप्पी आप बताइए, नल पॉइंट मतलब मिलने की संभावना कहाँ होगा ये बताइए। ठीक है, तो बात समझिएगा। यहाँ पर नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट की अगर बात कीजिएगा तो देखिए, जहां पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो, क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड आपका उल्टा हो। तो उल्टा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखिए अर्थ के चलते मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह साउथ टू नॉर्थ है, देख लीजिए ध्यान से सभी पॉइंट पर। और बार मैग्नेट के चलते मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में है। तो किस डायरेक्शन पर उल्टा है? तो देखिए इस पॉइंट पर उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर आपका अर्थ के चलते मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अर्थ के चलते जो है मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है, जबकि बार मैग्नेट के इधर है। तो देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह से है, तो ये कंडीशन हुआ। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। और दूसरा जो है आपका
एक दूसरा कंडीशन लेते हैं, यहाँ पर भी आपका भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। देख लीजिए, ये भी अर्थ के चलते मैग्नेटिक फील्ड अभी उधर है। अब की बार नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो बना रहे हैं, उसको अगर गौर से देखिएगा तो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, उल्टा बनाए हैं अब की बार। और इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका इस तरह से होगा, नॉर्थ से निकल करके किधर जाएगा, साउथ की ओर जाएगा ऐसे। देख लिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब जब इतना समझ में आ गया है, तो यहाँ पर टेंजेंट जो होगा इस पोजीशन पर, इससे एक्सियल पॉइंट पर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का इधर होगा, यहाँ पर इधर होगा, यहाँ पर सपोर्ट करेगा। इस बात को समझ लिए होंगे अच्छी तरह से। फिर यहाँ पर इधर होगा, फिर यहाँ पर अपोज करेगा। उसी तरह से साउथ पोल में यहाँ टर्मिनेट कर रहा है, इस बात को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम तो क्या कहना चाह रहे हैं जो समझ लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर बात समझ सकते हैं हम क्या करना चाह रहे हैं। ये बी क्या है आपका, बार मैग्नेट के चलते हैं। अब किस पोजीशन पर आपको अपोज हो रहा है उसको देखिए, ध्यान से समझिएगा उसको, तभी आपका बात समझ में आएगा। तो यहाँ पर जब बात समझिएगा अच्छी तरह से, तो आपका देखिए ये एक्सियल पॉइंट पर ही आपका लगता है नल पॉइंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बार मैग्नेट के चलते नीचे है और अर्थ के चलते ऊपर है। जबकि अब की बार इक्वेटोरियल पर आपको सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि बार मैग्नेट के चलते भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और अर्थ के चलते भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। तो नल पॉइंट का जब भी क्वेश्चन आपको रहेगा, तो इसका मतलब है आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये आप सीधा नहीं कर सकते हैं कि नल पॉइंट कहाँ मिलेगा। जहां पर वेक्टर सम जीरो होने वाला होगा, जहां पर क्या होगा, वेक्टर सम जीरो होने वाला होगा, वहीं पर आपका नल पॉइंट मिलेगा। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो और किन्हीं को डाउट है तो कुछ बोलिए। देख लीजिए नल पॉइंट का जो कंडीशन है वो आपका क्या है। तो चलिए आप लोग पेज नंबर एनसीईआरटी का 201 निकालिएगा और क्वेश्चन नंबर 13 बनाना है और 14 भी बनाना है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 201, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बनाना है। देख लिए ध्यान से, बात समझ लीजिए। 201 का 13 और 14 क्वेश्चन नंबर बनाना है अभी तुरंत। 2-4-5 मिनट का टाइम देते हैं आप लोग को, जल्दी से बना लीजिए। और देखिए क्वेश्चन की अगर बात कीजिएगा तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स एक्सिस लाइंग अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो वही काम किए हैं, हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसको अलाइन मतलब उसके अलोंग कर दिए हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है null point found on the axis at a distance of 14 सेंटीमीटर from the center of a magnet। तो एक्सिस पर नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, इस फिगर में मिलेगा कि उस फिगर में मिलेगा, आप खुद सोचिए। इक्वेटोरियल पर नहीं पूछ रहा है, एक्सिस पर आपका नल पॉइंट मिला है। तो दो फिगर मैं बना हूं, फिगर 1 है और फिगर 2 है। तो आप खुद सोचिए किस फिगर में नल पॉइंट मिलेगा आपको एक्सिस पर। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि आपको जो है इस फिगर में एक्सिस पर नल पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि एक ऊपर की ओर है और एक क्या है आपका नीचे की ओर है। तो यानी 13 नंबर प्रॉब्लम का फिगर आपका ये हो गया, 13 नंबर प्रॉब्लम का फिगर आपका। और कहता है 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब सेंटर ऑफ मैग्नेट से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है नल पॉइंट मिला है। और जहां नल पॉइंट मिला होगा एट नल पॉइंट, ये बात तो आपको पता चल गया होगा कि नल पॉइंट पर जो मैग्नेट के चलते मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्सिस वाला,
वो बी अर्थ के बराबर होगा। याद कर लीजिए, नल पॉइंट का मतलब क्या, दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कब करेगा, आप खुद सोचिए। दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कब करेगा, इस बात को समझिए आप। तो दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेगा जहां नल पॉइंट है, सॉरी 14 सेंटीमीटर था, यहाँ 13 लिखा गया था, 14 सेंटीमीटर की दूरी पर मिला था नल पॉइंट। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है अब कि उस जगह पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है जो 0.36 गॉस है और एंगल ऑफ डिप भी 0 है, इसका मतलब नेट वैल्यू वही ले लेना है। तो व्हाट इज द टोटल फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द नल पॉइंट। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को समझिए बात को। कहता है कि एक्सिस पर नल पॉइंट मिल गया है, तो कहता है फिर आप बताइए कि उतना ही दूरी पर 14 सेंटीमीटर की दूरी पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी नेट क्या होगा, ये आप निकाल के दिखाइए। तो एक्सिस का फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं। चलिए अब आप ही लोग से पूछते हैं, है ना। किनसे पूछें सबसे पहले, चलिए सुजीत कुमार आप बताइए, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ये बताइए। बार मैग्नेट के चलते एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, पिछले क्लास में लिखवाए हैं, है ना, समझाए भी थे, उसको बताइए। चलिए हैप्पी आप बताइए, उनको तो याद नहीं है, आप बोलिए, बोलिए जल्दी से। आपको म्यू भी याद टू नहीं है, एम हाँ बोलिए म्यू बोलिए टू एम बोलिए। फोर म्यू टू सही एम है। आई हाँ 4πr³ तो देखिए, आपका जो एक्सिस पर होता था म्यू नॉट बाई 4π2m/r³ का इसके बराबर होगा। तो डिस्टेंस यहाँ दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। तो एक्सिस पर के लिए फॉर्मूला था जो 0.36 गॉस हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कहा है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना है। अब आपको कहता है निकालने के लिए ठीक है, तो आपको कहता है निकालने के लिए कहां पर, एक्सिस पर। तो आपको पता चल गया कितना है। तो कहता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाइए इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इस पोजीशन पर बताइए। तो वहां पर तो दोनों सपोर्ट कर रहा है, जिधर आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही आपका बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप चलिएगा उसके बाद यहाँ लिखना है, याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वह होगा बी इक्वेटोरियल के चलते आप प्लस बी अर्थ के चलते, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया है ना, अपोज कर रहा था तो दोनों से। तो आपको पता है कि बी नेट जो होगा वो होगा म्यू नॉट m/4πr³ होगा। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी बदल गया हो, तो 0.36 गॉस का 0.36 गॉस ही रहेगा। तो जरा गौर कीजिए आप लोग, आंसर कितना आसानी से आने वाला है। इसका वैल्यू कौन कितने लोग बता सकते हैं, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा, म्यू नॉट बटा 4πm/r³ का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और फिगर में हम बोर्ड पर भी लिखे हुए हैं। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 पॉइंट, बोलिए माधुरी आप बोलिए, हैप्पी बोलिए। 0.9 0.9 नहीं, उसका आधा। देखिए ना, म्यूनट बटा 4π2m/r³ का इतना दिया हुआ है, तब म्यूनट बटा 4πm/r³ लीजिएगा, तब 2 से नीचे ले जाकर डिवाइड कर दीजिएगा। यस सर
और कितना आ जाएगा इसका वैल्यू आप खुद सोच लीजिए। देखिए 0.4 एनसीईआरटी, हाँ तो 0.18 आ जाएगा गॉस इसका वैल्यू, yes और 0.36 गॉस इसका हो गया, तो 0.54 गॉस आंसर आपका एनसीईआरटी मिला लीजिए। देखिए क्वेश्चन कितना इजी बन गया, लेकिन जब यही क्वेश्चन को आप पढ़ रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। क्वेश्चन में पहले दिया कि आपको एक्सिस पर नल पॉइंट है, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस वाला फार्मूला के बराबर हो गया। फिर कहता उतना ही दूरी पर ले जाके, आप 14 सेंटीमीटर फालतू में दिया था, उसको तो मैंने कभी यूज भी नहीं किया, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है सुनिए, इतना तो समझ में आ गया ना। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है जो सिचुएशन पहले इस मैग्नेट का रखे थे उसको 180 डिग्री से रिवर्स कर दीजिए। कितना कर दिया रिवर्स? 180 डिग्री से। तो इसको 180 डिग्री से जब रिवर्स कीजिएगा इस मैग्नेट को, तो ये वाला फिगर बन जाएगा। यानी ये 30 वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ऐसे बन गया है, ऐसे देख लीजिए ध्यान से। इन्हें को उतारते समय इधर से उतार लीजिएगा उधर। 13 नंबर प्रॉब्लम का फिगर यहाँ बना, पहले सोल्यूशन और फिर यहाँ सोल्यूशन। अब 14 नंबर में कहा है इस मैग्नेट को 180 डिग्री से उल्टा कर दिए, तो नॉर्थ ऊपर चला जाएगा, साउथ नीचे चलाएगा। अब कहता है फिर से नल पॉइंट खोज के बताइए कितना दूरी पर होगा। फिर से कहता नल पॉइंट खोज के बताइए कि कितना दूरी पर होगा। तो अब की बार तो नल पॉइंट इधर मिलने वाला है, तो ये डिस्टेंस कहता निकाल के बताइए डिस्टेंस कितना होगा, ये निकालने के लिए कह रहा है आपको। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखिए दिमाग लगाएंगे ना तो बड़ा आसानी से बनेगा, नहीं लगाएंगे ना तो बहुत गड़बड़। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाने वाले हैं बहुत सारा चीज अब यहाँ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हम इधर से अब इरेज कर रहे हैं। सबसे पहले इधर ही इरेज होगा। देखिए प्रीवियस प्रॉब्लम से अगर चलिएगा, प्रीवियस प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना, इस प्रॉब्लम से चलिएगा तब क्या कीजिएगा आप। इस प्रॉब्लम से अगर चलिएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है, 13 और 14 नंबर एनसीईआरटी का जो है प्रॉब्लम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो प्रीवियस प्रॉब्लम के अनुसार हमको सिर्फ इतना ही पता था कि म्यू नॉट बटा 4 पाई और 2m बटा 14 का क्यूब, 14 सेंटीमीटर था ना, उसका क्यूब बराबर 0.36 गॉस दिया हुआ था इक्वेशन नंबर पहला, वो इसमें यूज में आएगा। अब जहां पर नल पॉइंट है, एट नल पॉइंट पर आप क्या करेंगे? बहुत सीधा है। नल पॉइंट पर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे कि बार मैग्नेट के चलते जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर फॉर्मूला होगा वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा, तभी जीरो हो सकता है, अन्यथा तो होगा नहीं। क्योंकि नल पॉइंट पर जब तक एक दूसरे को अपोज नहीं करेगा, इक्वल नहीं होगा, तब तक तो जीरो हो ही नहीं सकता। आप समझ सकते हैं बात को। तो अब देखिए इक्वेटोरियल के चलते जो फॉर्मूला होता है वह म्यू नॉट बटा 4 पाई और m बटा आर क्यूब, तो r1 का क्यूब कर देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू हमको निकालना है। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आज तक बदला है क्या कभी? ये बात आपको समझ में आया है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कभी बदला है? आप खुद सोच लीजिए। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं बदला है। हमको निकालना है आर क्यूब। और देखिए क्वेश्चन में 0.36 गॉस के बदले ये वैल्यू दिया हुआ है और उधर भी 0.36 गॉस आया। इसका मतलब हमको यही करना है कि म्यू नॉट बटा 4 पाई और m r1 का क्यूब बराबर जो 0.36 है उसके बदले ये लिख देंगे म्यू नॉट बटा 4 पाई 2m बटा 14 का क्यूब। तो देखिए सब कट जाएगा आपका, देख लीजिए ध्यान से। तो r1 का क्यूब बराबर आ जाएगा 14 का क्यूब बटा 2, यानी r1 इक्वल टू आएगा 14 बटा अंडर रूट नहीं 2 का क्यूबिक रूट, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बाकी मैथ के स्टूडेंट है, इसको गुना भाग कीजिए तो आंसर आ जाएगा। इस आंसर में बोल दूं तो 11.2 आएगा, क्योंकि 2 का क्यूबिक रूट 1 से ज्यादा ही होगा। देखिए क्वेश्चन कितना इजी में बना उसको समझिए आप।
ऐसा नहीं कि कोई बहुत भारी चीज हम पढ़ा रहे हैं, हम पहले ही बता दिए थे बहुत सिंपल है ये चैप्टर, इस चैप्टर में कोई दम नहीं है। हाँ, केवल फार्मूला याद करना है, याद करने का तो बहुत बेहद सुंदर तरीका पिछले क्लास में बताए थे, है ना, उससे ज्यादा अच्छा तरीका तो हो ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रोस्टैट का फॉर्मूला याद है तो मैग्नेट का फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी, जो आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना है, वो चीज मैं पढ़ाऊंगा, है ना। पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार। पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सब चीज पढ़ाएंगे जो केमिस्ट्री आप लोग पढ़ चुके होंगे। सब लोग को याद है ना वो सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फार्मूला भी निकालने के लिए होता था वहां पर, लेकिन उससे थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा सा अलग है। थ्योरेटिकल पार्ट है, एनसीईआरटी बुक सामने लेके बैठिए और देखिए कि हम कहानी कहते जाएंगे, आपको याद होते चला जाएगा सारा। हम याद करने का टेक्निक भी बताएंगे, क्योंकि हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा आप लोग को, है ना। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। चलिए यहाँ पर अगर बात समझिएगा अच्छी तरह से तो क्या कहना है उसको समझ लेते हैं फिर से ध्यान से आगे। हम लोग को पारा, फेरो और डाई का पहले दो और डिफरेंट टर्म को समझना है। तो एनसीईआरटी आप लोग निकाल लीजिएगा, शायद पेज नंबर जो होगा आपका, पेज नंबर आपका 189 के आसपास होगा, है ना। उसमें दो डिफरेंट टर्म है, एक है मैग्नेटाइजेशन और दूसरा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एक है मैग्नेटाइजेशन, दूसरा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसको इंडिकेट करता है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यहाँ पर एक अलग टर्म डिफाइन किया गया है जिसको एच वेक्टर से डिफाइन किया गया है, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी इसको डिनोट करते हैं एच से, एनसीईआरटी में डिनोट किया है एच से। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो देखिए यहाँ पर जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी को एक सिंपल सा डिफाइन टर्म में लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ आपको नहीं किया कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है ना। तो यह एक रेशियो है, यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड सोलेनॉइड टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि एक डिफाइंड टर्म है, एच वेक्टर बराबर होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं सोलेनॉइड के अंदर, अगर ये सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के अंदर अगर एयर है, मीडियम नहीं है, तो बी नॉट बटा म्यू नॉट हो जाएगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये भी एक फार्मूला हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। और यदि आप मीडियम लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड मीडियम का लीजिएगा, तो ये भी म्यू मीडियम हो जाएगा। ये डिफाइंड रेशियो है, इसको याद करना है। अगर सोनाइड में आप कोई मान लीजिए मटेरियल डाल दीजिए जो मैग्नेटाइज हो रहा है, तो उसके चलते आपका इफेक्ट ये बदल जाएगा। सिंपल डिफाइंड हम करके बताए हैं, जो एनसीईआरटी में केवल रेशियो के टर्म में लिख दिया है। आए बात समझ में, ये इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है आपका, ये दोनों फॉर्मूला, अगर मीडियम रहेगा तो मीडियम, एयर रहेगा तो एयर का लेना। दूसरा टर्म है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी और एक है मैग्नेटाइजेशन है। ये क्या है? मैग्नेटाइजेशन है। तो मैग्नेटाइजेशन एक वर्ड है जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं।
ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका भी रेशियो है। इट इज डिफाइंड एज द देखो रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of magnetic dipole moment, magnetic dipole moment and volume, sorry, magnetic dipole moment to the volume, या पर यूनिट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, टू द वॉल्यूम। यानी कि मैग्नेटाइजेशन को आप लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम लिखिएगा, पूरा लिख देते हैं, टेंशन मत लीजिए। ये फॉर्मूला, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी वेक्टर है और वॉल्यूम स्केलर है आपका। देखिए इस फार्मूला को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यहीं पर अभी जगह भी खाली है। आप म्यू नॉट एन आई लिखते होंगे इसको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, और यहाँ पर म्यू नॉट है, ये कैंसिल हो गया है, और ये होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ और करंट है इधर, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसका एस आई यूनिट जो है एम्पियर पर मीटर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न का तो होता नहीं है। उसी तरह से एम का लिखिएगा, तो करंट गुने एरिया फार्मूला पढ़े थे, और एन आई ए भी पढ़े थे, एन आई ए, अब वॉल्यूम एरिया गुने लेंथ होता है, कट करके हो जाएगा, फिर से एन आई ए आ जाएगा। यानी कि दोनों का ही एस आई यूनिट क्या है, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ से एस आई यूनिट ऑफ एम एंड एच इज एम्पियर, सॉरी एम्पियर पर मीटर बचेगा, एम्पियर क्या बचेगा आपका, पर मीटर बचेगा दोनों का एस यूनिट। देखिए दोनों टर्म अलग अलग है, लेकिन दोनों का एस यूनिट देख लिया अलग अलग है, बोर्ड पर सिंपल सा बात है, समझ लीजिए उसको ध्यान से। ये सब छोटा छोटा टर्म दिया है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, हम आपको लर्न ही करवाने के लिए सब बता रहे हैं, सिंपल सा टर्म में। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन दोनों टर्म को लर्न करना है, तो दोनों में जरूर कुछ ना कुछ रिलेशन भी रहा होगा। जब दोनों का एस यूनिट सेम है, तो मैग्नेटाइजेशन का एक मतलब और होता है कि वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके तहत आप नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल में बदल देते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को क्या चीज में बदल देते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल में बदल देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो आप खुद सोचिए, यदि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल में बदलना है तो क्या कीजिएगा, आप दिमाग लगाइए और ऐसा को, है ना। आप लोग जो है बचपन से इस चीज को देखे होंगे, जानते हैं क्या, मैग्नेटाइजेशन करने का प्रोसेस आप पहले कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट में। एगो बार मैग्नेट लेते थे और उसके सामने वो लोहा सटा देते थे, तो चिपक जाता था लोहा, और लोहा के नीचे भी लोहा चिपकाइएगा ना तो चिपक जाता है। यानी ये बार में ये मैग्नेट है जो अपने आप को कहता है कि हम भी मैग्नेट में बदल गए हैं। बात समझिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहता अपने को आपको मैग्नेट, मैग्नेट में क्यों बदला, क्योंकि बाहर से वो बार मैग्नेट दे दिए थे। इसका मतलब ये मैग्नेटाइज हो गया। अब मैग्नेटाइज इसको कौन किया, तो यह बार मैग्नेट किया, लेकिन इस बार मैग्नेट का कौन सा प्रॉपर्टीज किया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किया। तो किसी भी आयरन को अगर आपको मैग्नेटाइज करना है, मैग्नेट में बदलना है, तो बाहर से एक्सटर्नल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दीजिए या मैग्नेटिक इंटेंसिटी को दीजिए। अब आप ही लोग से क्वेश्चन पूछते, दिमाग लगाइएगा, है ना। चलिए कौन बताएंगे, सृष्टि सुमन, माइक ऑन कीजिए अपना, कर लिए। आप बताइएगा, यह पेन अगर लोहा का बना है और इसको मैग्नेट बदलना है, तो थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड देंगे तब जल्दी मैग्नेट बदलेगा, कि बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देंगे तब जल्दी मैग्नेट में बदलेगा।
बोलिए जल्दी से। सर थोड़ा बहुत देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में बदल जाए, क्योंकि उसका भी तो कुछ चार्ज वो लेगा। और ज्यादा देंगे तब? ज्यादा इफेक्ट से देंगे तब क्या होगा? जल्दी बदलेगा कि देर में बदलेगा? सर जल्दी ही बदलेगा। तो यही तो हम जानना चाह रहे थे। ठीक है, माइक ऑफ कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल से जितना ज्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड दीजिए उतना जल्दी मैग्नेटाइजेशन होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब होता है प्रभाव, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बाहर का जितना ज्यादा रहेगा मैग्नेटाइजेशन उतना जल्दी होगा। अब मैग्नेटाइजेशन का एक मतलब क्या बताए कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल में बदलने की जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन का एक और डेफिनेशन होगा जो हम लोग बहुत क्लियरली लिख सकते हैं। द प्रोसेस इन विच नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मटेरियल converted into मैग्नेटिक मटेरियल। क्या? मैग्नेटिक मटेरियल। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। क्या? मैग्नेटिक मटेरियल द प्रोसेस इन विच नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज क्या? मैग्नेटाइजेशन। नोन एज मैग्नेटाइजेशन। अब तो इस बात को समझ में भी आ गया है कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली proportional टू द क्या? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये बात हम समझ सकते हैं, बात को ध्यान से समझ लीजिए। क्योंकि आप बताइए, एगो छोटा मैग्नेट लाइए, उसके सामने लोहा लगाइए तो कम मैग्नेट बदलेगा। बड़ा सा मैग्नेट लाइए तो उसको जल्दी से मैग्नेटाइज कर देगा। सीधा सा बात है, इफेक्ट ज्यादा रहेगा, जल्दी से काम करके दिखा देगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। क्या किन्हीं को अगर कंफ्यूजन है इन सभी बातों में तो हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन लग रहा हो तो मैंने कहा ना, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमें नहीं लगता कि दोबारा पढ़ने का भी जरूरत पड़ेगा। हाँ, लेकिन कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा एक बार वीडियो से देख करके, तो फायदा होगा। अब देखिए, जब इक्वल है करिएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो आएगा ही भाई। ये फिजिक्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से इक्वल करते समय कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट कैसा आता है, वो ऐसे लिखते हैं एक्स के जैसा थोड़ा सा, और फिर इसको खींच देते हैं ऐसा। और ये एच है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। और जानते इसको क्या कहते हैं? काई कहते हैं। क्या कहते हैं? काई कहते हैं। ये है काई, या काई बी भी लिख सकते हैं, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इसको CHI, काई चाई जो पढ़िए, लेकिन इज नोन एज नोन, इसको कहते हैं नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल या मीडियम। याद करिए, यानी कि कहने का मतलब ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल कहलाएगा, ये मीडियम का। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है यह मटेरियल प्रॉपर्टी है।
यानी कह सकते हैं काई इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टी कहने का मतलब हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। जैसे हर एक स्टूडेंट का समझने की शक्ति अलग अलग है। हो सकता है कुछ लोग अभी मेरा बात बहुत गौर से सुन रहे होंगे, एक के बार में याद हो जाएगा। कोई सो करके सुन रहे होंगे, कोई खा पी रहे होंगे, कोई चालू करके इधर उधर भाग गए होंगे। तो सब लोग का समझने की कैपेसिटी तो अलग अलग होगा ना। तो उसी तरह से जिसका वैल्यू काई का ज्यादा होगा वो जल्दी मैग्नेटाइज होगा। और पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 गो मटेरियल है। कौन मटेरियल है? 3 गो मटेरियल है। पूरे पीरियोडिक टेबल में जितना एलिमेंट पढ़े हैं उसमें 3 गो मटेरियल है, जिसको कहते हैं फेकोनी। नाम सुने हैं आप लोग? देखिए बहुत लोग नहीं सुन रहे, नाम सुने हैं आप लोग फेकोनी का? देखिए नहीं सुने तो सुन लीजिए, फे को आनी। याद आ गया फेकोनी? देख लीजिए, यह फेकोनी मटेरियल, तीनों मटेरियल है ना, बहुत ही ज्यादा समझदार है, तुरंत मैग्नेटाइज कर लेता है। इसलिए इस तीनों का काई का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, एक्सेस होता है एकदम। आयरन का तो लगभग 5000 4000 के आसपास होता है ना। कुछ का कम होता है, 0 के आसपास होता है, कुछ का निगेटिव भी होता है। तो यानी आयरन, कोबाल्ट और निकेल अगर मैग्नेट के सामने रखिएगा ना, तुरंत मैग्नेटाइज कहेगा, एकदम पूरा 100% कहेगा कि आई एम मैग्नेटाइज। तुरंत कह देगा कि मैग्नेटाइज हो गए, क्योंकि इसका काई का वैल्यू ज्यादा है। तो जिसका समझने की शक्ति ज्यादा होगा वो एक बार में समझ लीजिएगा। जो इधर उधर करते रहिएगा, जिनका काई का वैल्यू कम होगा, तो 2 4 10 रखते रहिए। इसीलिए तो वीडियो भी बना के डाल देते हैं, 10 बार देख लीजिएगा यूट्यूब पर जाकर के, है ना। क्लास छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना बात समझ में आया कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है। मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ना। और उसमें जो काई आता है उसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल कहते हैं, और वह एक मटेरियल प्रॉपर्टीज है। और फेकोनी को याद कर लीजिए, यह पूरे पीरियोडिक टेबल का ऐसा एग्जाम्पल है जिसका मैग्नेटिक मतलब कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए तुरंत तुरंत मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटिक फील्ड के सामने ले जाइए, कहेगा खट से मैग्नेटाइज हो गए, कहेगा कि आई एम मैग्नेट, तुरंत मैग्नेट कहेगा कि हम तुरंत समझ गए हैं, फट से समझ गए हैं, है ना। और कुछ ऐसा भी है जो कहेगा कि हम समझ में नहीं करेगा। जानते हो उसको क्या कहते हैं? अब इसी के आधार पर 3 तरह का मटेरियल को डिवाइड किया गया, स्काई के आधार पर। एक वो एकदम बहुत समझदार, एक बार बोलिए फट से समझ गया, एकदम तेज तरार एकदम, है ना, जिसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आएगा का ना, घुसाइएगा कस करके तो कहेगा कि हम समझ लिए सर, उसको कहते हैं पारामैग्नेटिक। ये वो जो है ना, कितनों घुसाइए कितनों लतियाइए कोई बात नहीं है, कुछ ना समझेगा, उसको कहते हैं डायामैग्नेटिक। तो काई के आधार पर मटेरियल को कितने तरह से डिवाइड किया गया? 3 तरह से। एक बहुत तेज तरार, एक को बात कथा सुनने के बाद समझ में आता है, एक को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो आप अपने को किस कैटेगरी में रखते हैं वो समझ लीजिएगा। अब आगे हमको ज्यादा हिंट करने की जरूरत नहीं है, कौन किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं, जो है ना। बात समझ में आ गया? तो मटेरियल 3 तरह का है। तो उस तीनों मटेरियल को थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बीच में एक फार्मूला हमको डिराइव करना है, उस फार्मूला को डिराइव करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, इसको जल्दी से मारिए स्क्रीनशॉट फट से, लेट क्यों, लिखने में आसान होगा, समझा हुआ रहेगा, फट से कॉपी में उतर जाएगा। नहीं तो पूरा वीडियो फिर देखना पड़ता है आप लोग को, वो भी तो कष्ट वाला टाइम है, बच्चे को तो टाइम ही नहीं रहता है ना। देखते हैं आज पूजा है, घूमना है, आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए, है ना। सोचे कि थोड़ा लेट ही पढ़ा देते हैं आप लोग को, क्योंकि रात उसमें घूमे उमे होंगे तो 9 बजे से चालू किए हैं, नहीं तो सुबह 6 बजे चालू होता था। देखिए अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमको मैग्नेट में बदल के दिखाना है। किसको? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट में बदलना है। किसको बदलना है?
मैग्नेट में। तो जरा गौर कीजिएगा मैग्नेट में कैसे बदलेंगे। एक सोलेनोइड लेंगे, है ना, उसमें करंट डालेंगे ऐसे। आप बताइए, जब आप बाहर से कोई मटेरियल इसमें डाल दीजिए, कोई मटेरियल वो डाल दीजिए, मीडियम डाल दीजिए, एयर नहीं है, मीडियम प्रेजेंट है, ये मीडियम कोई प्रेजेंट है, जिसको मैं रेड से लिख रहा हूं कि मीडियम है। कोई भी किसी तरह का मीडियम हो सकता है, तेज तरार वाला भी मीडियम हो, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, हो सकता है एकदम बेवकूफ वाला भी हो, डायमैग्नेटिक, हो सकता है पैरामेट्रिक वाला भी हो, हमको नहीं पता है कुछ, लेकिन हम पॉजिटिव चीजों को लेकर के ही एग्जाम्पल में काम करते हैं। तो देखिए लिखेंगे व्हेन मीडियम present inside solenoid, then तब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सोलेनोइड के अंदर बी मीडियम के द्वारा, पहले एयर वाला जो होता था वो तो होवे करेगा, आप कुछ जो लोहा डाले तो मैग्नेटाइज भी हुआ होगा, तो मैग्नेटाइजेशन के कारण भी कुछ होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये बात पहले समझिए अच्छे से। देखिए अगर एयर रहता तब बी नोट से रिप्रेजेंट किए थे, मी नोट एन आई वाला को बी नोट से, आप मीडियम डाल देंगे तो इसके अंदर का मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा। एगो बात याद कीजिए, एगो बात याद दिलाते हैं, कुछ लोग एक्सपेरिमेंट में देखे होंगे, कुछ लोग नहीं देखे होंगे, है ना, कुछ जो नहीं देखे होंगे यूट्यूब पर गूगल पर सर्च उच करके देख लीजिएगा। देखिए जब भी कॉइल किया जाता है, चाहे पंखा का कॉइल हो, चाहे मोटर का कॉइल हो, कॉइल जो किया जाता है ना, तार जो लपेटा जाता है ना, उसके पंखा के अंदर कॉइलिंग किया जाता है, वो लोहा के रॉड पर किया जाता है। यानी कि कॉइल आप डाल देते थे सीधा हवा में भी डाल सकते थे, या लकड़ी पर डाल देते, पेन वाला पर डाल देते, तो लोहा पर क्यों डालते हैं? क्योंकि लोहा जल्दी मैग्नेटाइज करता है, तो उतना ही कॉइल में आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाता है। तो याद कर लीजिए, ध्यान से समझिएगा। तो मीडियम डालने से हम मैग्नेटाइजेशन तो होगा कुछ, यानी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो बढ़ेगा ही कि नहीं बढ़ेगा? आप खुद सोचिए, हम ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, बात समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? आपको समझना पड़ेगा बात को अच्छी तरह से कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सीधा कॉइल कर दीजिए और उसमें करंट डालिएगा, तो उसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बी नॉट होगा म्यू नॉट एन आई। अब उसके अंदर मीडियम डाल दीजिएगा तो मैग्नेटाइजेशन उसका बढ़ जाएगा, हर हाल में बढ़ जाएगा मैग्नेटाइजेशन। ये हम कहाँ कहें कि नहीं बढ़ेगा? हर हाल में मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो बढ़ेगा, तो मैग्नेटाइजेशन के कारण ही बढ़ेगा। अब देखिए ध्यान से, अभी अभी एगो फार्मूला पढ़े थे, एक दो गो, वो फार्मूला पर ध्यान देते हैं। एक पढ़े थे म्यू नॉट, देखिए एक फार्मूला, दो फार्मूला में यहाँ लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से। एक पढ़े थे हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी H बराबर बी नॉट बटा म्यू नॉट, याद कर लीजिए। और एक पढ़े थे मैग्नेटाइजेशन बराबर काई इंटू एच पढ़े थे, याद कर लीजिए ध्यान से। तो ये हो गया म्यू नॉट एच हो गया, बी नॉट बराबर लिख सकते हैं म्यू नॉट एच, एक लिख सकते हैं म्यू नॉट तो है ही, यहां से m बराबर काई एच लिख सकते हैं। देखिए अब यहां से जब लिखिएगा बी मीडियम बराबर, तो म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस काई बच जाएगा और एच भी कॉमन आ जाएगा। इक्वेशन नंबर आपका पहला हुआ, इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए। मैसेज ज्यादा नहीं कीजिए एक दूसरे में, समझ लीजिए बात को, नहीं तो तुरंत मीटिंग से एंड कर देंगे अभी। समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास एंड कर दीजिए, याद करके नहीं आया तो क्या आपने समझ में आ जाएगा?
एनसीईआरटी कभी पढ़े हैं? पढ़ने के समय भागल रहिएगा। पिछला लेक्चर बताए उसमें क्लास किए हैं, उसको याद किए हैं दोबारा, जो समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़ने का मतलब क्या होता है, एक बार पहले रीड करके आइए, है ना। क्या चीज, बुक को पहले बोले थे 5वां नंबर चैप्टर कहानी वाला चैप्टर है, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो पढ़ने से तो मतलब है नहीं, कभी मैसेज कीजिए एक दूसरे को मिल करके, तो दोनों को रिमूव कर देंगे यहाँ से। यहाँ देखिए ध्यान से, और नहीं समझ में आता है तो याद कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, फिर पढ़ लीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। एक बार अभी समझ लीजिए, याद कर लीजिए, है ना। वीडियो दोबारा रहेगा, एनसीईआरटी बुक फिर से पढ़ लीजिएगा और दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो आपको अकेले घर पर जाके पढ़ा देंगे, ठीक है। और कोई परेशानी नहीं ना? तो यहाँ देखिए, अब बात को समझने की कोशिश करते नहीं है और तो समझ में नहीं आता। पीछे फॉर्मूला याद कीजिएगा, नहीं तो समझ में कैसे आ जाएगा अपने से। देखिए वो और फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ये हिस्ट्री का कहानी थोड़ी है, सिर्फ लिंक है एक दूसरे से। देखिए यहाँ पर अब एक बात और समझ लिए ध्यान से, हम एक बात बताए थे आपको, ध्यान से समझिएगा। जब कभी डिफिनीशन होता है, चाहे लाइट में हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैट में हो, चाहे मैग्नेटिज्म में हो। जैसे आपको इलेक्ट्रोस्टैट में एक ई आर बराबर पढ़े थे ई मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट, याद कीजिए, ये डिफाइंड रेशियो है ये सब। उसी तरह से यहाँ पर पढ़ेंगे म्यू आर बराबर म्यू मीडियम बाई म्यू नॉट। देख लीजिए ध्यान से, आपको सर इसमें क्या समझना है, इसमें तो याद करना है, आपको याद करना पड़ेगा ये सब चीजों को। टर्म को देख लीजिए, ये रिलेटिव है, ये मीडियम का है। तो ये वाला तो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ेंगे, तो इसका डिस्कशन तो अभी हम करेंगे नहीं, है ना। अब इसका डिस्कशन थोड़ा करते हैं, सबका नाम क्या क्या है भाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप अच्छे तरह से कि म्यू नॉट जो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ स्पेस या फ्री मीडियम है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, या एयर कह सकते हैं, फ्री स्पेस या एयर कह सकते हैं। म्यू एम होगा तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम होगा। ये सब नाम है, सबको याद करना पड़ेगा। अगर म्यू आर है तो ये होगा रिलेटिव, रिलेटिव परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम होगा। अब इस टर्म को याद करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी अभी ये डिफिनीशन जब याद करवाए थे, ये डिफाइंड टर्म था दिया हुआ, इसको तो हम नहीं दिए, कोई साइंटिस्ट दिया होगा, हम भी रट्टा मारे, आप भी रट्टा मारिए। यहाँ पर देख लीजिए एच क्या है। तो एच को हम लोग दो तरह से डिफाइन किए थे, एक मीडियम के लिए और एक विदाउट मीडियम के लिए। तब मीडियम के लिए करिएगा तब बी मीडियम बाई म्यू मीडियम लिखिएगा। तो अब यहाँ से बी मीडियम बराबर आप लिखिएगा म्यू मीडियम इंटू एच लिखिएगा, और म्यू मीडियम बराबर देखिए यहाँ से क्या लिखिएगा, म्यू नॉट गुने म्यू आर लिखिएगा। आपको सर ये भी नहीं समझ में आ रहा है, म्यू नॉट म्यू आर म्यू एम के बदले लिखे हैं और एच हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड है ना। एनसीईआरटी डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, हम तो कम से कम डेराइव कैसे हो रहा है वो भी समझा रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में आएगा सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से। कंपटीशन को तो छोड़ दिए, कंपटीशन सब कुछ वो ना करेगा जाकर, क्योंकि कंपटीशन में सब रटा रटा चीज नहीं पूछेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो निश्चित पूछेगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ये बात याद कर लीजिएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चलिएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चलिएगा तो देखिए एक रिलेशन आएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चलिएगा तो अब एक रिलेशन आएगा। क्या रिलेशन आएगा भाई, मीडियम दोनों के लिए म्यू नॉट के बदले म्यू नॉट है, एच के बदले एच है, तो 1 प्लस काई का वैल्यू म्यू आर है। यानी याद कर लीजिएगा ध्यान से, म्यू आर का वैल्यू 1 प्लस काई एच होता है, खासकर सीबीएसई बोर्ड वाले लोग याद कर लीजिएगा इसको हर हाल में। यहाँ से हर एक साल क्वेश्चन एक आता है सीबीएसई बोर्ड में, पहले भी तो ऑब्जेक्टिव में इस बार भी पूछेगा। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1 प्लस
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम ये रिलेशन है। इससे नीट भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पहले बीसीसी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे हुए था। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एनसीईआरटी डायरेक्ट ये फार्मूला दे, इसको याद कर लेना है आपको। लेकिन मैं कैसे लाया हूँ ये भी समझिए, हम एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक तरफ से ये मैग्नेटिक फील्ड का, दूसरा तरफ से उधर से। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है डाउट पूछिए, है ना। आपस में मैसेज मत कीजिए, क्योंकि उनको खुद ने फीस आता होगा जिनको आप मैसेज कर रहे थे। डाउट पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। अगर बुक पढ़े हैं तो बोलिए कि एनसीईआरटी में सब ये लिखा है, मेरे को नहीं समझ में आया है, हम बताने के लिए तैयार हैं। आपके सामने नहीं, आपके साइड में खड़े हैं कि बोर्ड भी दिखता रहे। चलिए, जिनको डाउट था बोलिए जल्दी से। तो जो भी क्वेश्चन, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब, क्या मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ, परमेबिलिटी, तो देखिए ये सब टर्म है। आप बताइए इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़े थे आप, साइन लॉट को क्या करते थे, ये बताइए, नाम उसका क्या था। इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी। हाँ, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी नहीं था। देखिए ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को। आप लोग के वहां था, आप साइन लॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी था, ठीक है, यहाँ परमेबिलिटी है, नाम है ये। परमेबेबल वर्ड का मतलब क्या होता है आप खुद समझिए, बायोलॉजी के आपका स्टूडेंट है। परमेबल मतलब पार होने देना, ठीक है। तो एयर का परमेबिलिटी ज्यादा होगा कि मीडियम का परमेबिलिटी ज्यादा होगा। एयर। देखिए ध्यान समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जो ज्यादा से ज्यादा पार होने दे, है ना, उसको हम लोग उसकी परमेबिलिटी ज्यादा कहेंगे। तो ये तो मीडियम का प्रॉपर्टीज है, पहले ही हम लोग डिफाइन किए हैं कि मैग्नेटिक सब्सटिट्यूटिव मटेरियल मीडियम है। सभी लोग एक जैसा मैग्नेटिक लाइन अपने रीजन से पार होने नहीं देगा, उसी को हम लोग कहते हैं म्यू नॉट है, जो आपका मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी फ्री स्पेस या एयर। तो एयर जो है, जैसे मैग्नेट यहाँ रखे हुए हैं, आप ध्यान से इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं अच्छी तरह से, है ना। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी को आप ध्यान से समझ सकते हैं, अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप दो मैग्नेट ले लीजिए, ठीक है, दो मैग्नेट को थोड़ा दूर पर रखिए, बचपन में खेले भी होंगे, छोटा छोटा मैग्नेट मार्केट में मिलता था। उसको जब दो मैग्नेट को पास लाते थे ना, तो पास लाते थे, दोनों में रिपल्सन या अट्रैक्शन होता था। आप क्या कीजिए, फिर से एक्सपेरिमेंट कीजिए, घर पर बैठ करके कीजिए, इतना दूर पर लाए रखे रहिए, मैग्नेट रिपेल करा इतना दूर पर रखे रहिए, और अपने भाई को या मम्मी को या किन्हीं को कहिए कि बीच में जैसे इतना दूर पर फोर्स लग रहा है, बीच में कहिए कि वो बुक इंसर्ट कर दो, तो देखिए अब फोर्स घट जाएगा, आपस में तुरंत फोर्स घट जाएगा आपका। या फिर आपका वुड रहती, आप टेबल पर बैठ के पढ़ते होंगे, उतने ही दूर में देखिए अब मैग्नेट में के बीच का फोर्स अलग होगा, और टेबल को ऊपर नीचे रखिए तब फोर्स अलग होगा, बीच में जैसे ही मीडियम आया फोर्स घट गया, यानी एयर का परमेबिलिटी ज्यादा था, सबने एक दूसरे को फोर्स लगाने में ज्यादा ताकत हेल्प कर रहा था। लेकिन जैसे ही मीडियम आया उसके वैल्यू को घटा दिया। तो कोई मीडियम को घटाता है, कोई बढ़ाता भी है, यही बात हम बताना चाह रहे हैं। परमेबिलिटी मतलब किस हद तक आपको पार होने दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, उसी को परमेबिलिटी कहते हैं। और किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए, क्योंकि इसका फिर से रटने वाला टॉपिक आ गया, पारा फेरोडाया, पारामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। और कोई डाउट है किन्हीं का तो बोलिए। देखिए अब वही चीज लिखेंगे जो काई वाला, ये फार्मूला सिर्फ डिराइव करने के लिए इतना काम कर रहे थे हम। आज जो काम कर रहे थे सिर्फ फार्मूला डिराइव करने के लिए कर रहे थे, फार्मूला को समझाने के लिए कि यहाँ दो तीन को फार्मूला याद करना है, और ये फार्मूला ही डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाएगा। अब देखिए, सीधा आपको याद करने वाला है समझ करके। मैग्नेट के साथ खेले हैं,
उस खेल को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, तो सब कुछ एक बार में याद आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ध्यान से सुनते रहिएगा तब, है ना। तुम लोग को हो कुछ रहा है? चलिए यहाँ ध्यान से समझिएगा बात को आगे, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ जो है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर यहाँ मटेरियल को डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी on the basis of magnetic properties, material can be divided into पहला में देखिए, सबसे पहले तो बुक में आगे पीछे भी रहता है, लेकिन मैं सबसे पहले डायामैग्नेटिक पढ़ाऊंगा। डाया मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये सब में देखिए डिफाइन, ये सब अपने से पढ़ने का चीज था, लेकिन फिर भी पढ़ा दे। डायामैग्नेटिक मटेरियल है, फिर है पारा मैग्नेटिक मटेरियल, फिर है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देखिए बहुत सिंपल सा चीज है। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तीन तरह से डिवाइड किया गया है। देखिए तीनों को एक साथ भी समझ सकते हैं, तीनों को बारी बारी से समझ सकते हैं, और हमें लगता है कि आप लोग पढ़े नहीं इसलिए बारी बारी से समझेंगे। यानी कि सबसे पहले डायमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर पैरामैग्नेटिक का प्रॉपर्टी लिख लेंगे, और तब फिर फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी लिखेंगे। यानी कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा जाएगा, और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ऐसे सिंपली अगर बात कर दें, एक दो लाइन पहले ऐसे ही सुन लीजिए। डायमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब हुआ कि वह मटेरियल जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन को 100% रिपेल करे। यानी मैग्नेटिक, ये कभी मैग्नेटाइज नहीं होगा। सीधा सा बात ये समझिए ना, कितना भी कुछ कर लीजिए ये कभी मैग्नेट में बदल नहीं सकता है। ऐसा मटेरियल जो कभी मैग्नेटाइज हो ही नहीं सकता है। और केमिस्ट्री वाले भी सर पढ़ाए होंगे कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है जिस एलिमेंट में, जिस मॉलिक्यूल में, वो डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल कहलाता है। याद कीजिए, उस चीज को आप पहले से समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब इसके बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो थोड़ा बहुत मैग्नेटाइज होगा, बहुत कुछ करने के बाद थोड़ा बहुत मैग्नेटाइज होगा। यानी कहने का मतलब थोड़ा बहुत समझदार होगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये 100% मैग्नेटाइज होता है, तुरंत मैग्नेटाइज होता है, बहुत फास्ट मैग्नेटाइज होता है। और उसी तीन का एग्जांपल फेकोनी लिखाए थे। फेकोनी आयरन, कोबाल्ट, निकेल जो है उसी का। अब इसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, ये सिंपल एक बताएं। अब बारी बारी से सबको देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका यूज होता है। जो इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा आगे।
है ना, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। बुक भी सामने लेके बैठ सकते हैं, आपके पास बुक भी होगा, है ना, मिलाते भी जाइएगा कि कहीं गलती तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान से समझ लीजिएगा बात को अच्छी तरह से, है ना। तो सबसे पहले डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि डायामैग्नेटिक मटेरियल वह मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को 100% रिपेल करे। माने दोज मटेरियल which repel magnetic field line, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। इट नेवर बी मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, है ना, यह कभी मैग्नेटाइज नहीं हो सकता है। जब मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको रखिएगा तो क्या होगा ये, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब रखिएगा तो जिधर हाई स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, जहां इंटेंसिटी ज्यादा होगा, वो हाई इंटेंसिटी से लो इंटेंसिटी की तरफ क्या करेगा? फ्लो करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर, इट मूव फ्रॉम हाई टू लो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आने की इसको जब ये सब प्रॉपर्टीज का, और ये लाइन जो लिखे हैं उसका मतलब फिगर भी बना के दिखा देते हैं। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये आप डायामैग्नेटिक मटेरियल रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? डायामैग्नेटिक मटेरियल रख रहे हैं, तो क्या होगा देख लीजिए। ये क्या रख रहे हैं? डायामैग्नेटिक मटेरियल रख रहे हैं, तो क्या होगा, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। नॉर्थ पोल, सॉरी वो सब नहीं, डायामैग्नेटिक मटेरियल रख रहे हैं, तो सेंटर वाला जो मैग्नेटिक लाइन होगा वो डेविएट नहीं होगा, वो तो जैसे है वैसे ही जाता चला जाएगा। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से आ रहा था वो इस तरह से ऐसे डेविएट हो जाएगा और फिर वहां पर जाके ऐसे पैरेलल हो जाएगा इस तरह से। मतलब यह डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक लाइन को अपने दूर से रिपेल कर दिया है। क्या कर दिया? रिपेल कर दिया। इधर से जो आ रहा था ऐसे, वो सेंटर के लाइन से, वो भी ऐसे रिपेल हो जाएगा और फिर यहाँ पर जाके ऐसे पैरेलल हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल जा रहा था सारा, लेकिन जैसे ही डायमेट्रिक मटेरियल यहाँ पर डालें तो जानते क्या हो गया? ये रिपेल हो गया। क्या हो गया? ये रिपेल्ड हो गया आपका। बस इतनी समझ लीजिए, क्या हो गया आपका? रिपेल हो गया। इस बात को समझ लीजिए, ये दूर भगा दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, क्योंकि डायमेट्रिक का ये प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये कौन सा मटेरियल है? आपका डायमेट्रिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है। कौन सा है? डायमेट्रिक मटेरियल। सिंपल सा कंसेप्ट समझ लीजिए, ये सब याद करने वाला है। डायमेट्रिक मटेरियल है जो मैग्नेटिक लाइन को रिपेल करेगा, या अपने भी रिपेल होगा। उल्टा समझ सकते हैं, जैसे आप बताइए हमसे आपको दुश्मनी है, इसका मतलब आपसे भी हमको दुश्मनी है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी डायमेट्रिक मटेरियल को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा अपने से, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ तो लगेगा ही यहाँ पर भी अपोज करने के लिए। ठीक है, इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है ना, नेगेटिव होता है और 0 से कम होता है। यानी इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इट्स मैग्नेटिक susceptibility its magnetic susceptibility is a small and negative। क्या होगा? नेगेटिव होगा, स्मॉल और नेगेटिव होगा। इस बात को समझ लीजिए इतना सा। और स्मॉल और नेगेटिव कितना होगा? तो 0 से कम होगा, चाहे
ऊंचाई और -1 से बड़ा होगा। याद कीजिए, बोर्ड एग्जाम में देगा कि एक ऐसा मटेरियल है, सीबीएसई बोर्ड और नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं कि एक ऐसा मटेरियल है जिसका मैग्नेटिक सब्सटिट्यूटिविटी -0.4 है। एक ऐसा मटेरियल है जिसका मैग्नेटिक सब्सटिट्यूटिविटी क्या है, -0.4 है। तो कहेगा वह मटेरियल कौन सा है, नाम बताइए। तो क्या होगा, डायमेट्रिक होगा। याद कर लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हम क्वेश्चन का भी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं यहाँ पर। अपने से बुक पढ़िए तो उतना तो नहीं समझ में आएगा जितना भी समझ में आएगा। ये बात को समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन पूछेगा वह मटेरियल का नाम बताइए जिसका मैग्नेटिक सब्सटिट्यूटिविटी -0.6 है। तो -0.6 तो इसी का होगा। आप समझ लीजिए बात को ध्यान से, यानी कि वह क्या होगा, डायमेट्रिक। और पहले सीबीएसई बोर्ड में क्या कहता था, अगर एक नंबर पूछता था तो कहता है मटेरियल कौन है और उसका 2 एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल भी लिखवा रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा, ध्यान से समझने को कोशिश कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सब याद करने वाला प्रॉपर्टी है और याद करने वाला भी इतना गड़बड़ाइएगा तो कैसे काम चले, समझ में नहीं आता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में फिर इसी में चलते हैं। अभी डायमेट्रिक मटेरियल को पूरा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम आपका काम आसान कर रहे हैं थोड़ा सा, वह कैसे वो समझ लिए ध्यान से। देखिए आपका काम कैसे आसान हो रहा है वो समझिएगा। अभी अभी आप पढ़े कि काई का जो वैल्यू होता है ना, वो 0 से कम होता है और -1 के इक्वल या उससे ज्यादा होता है। -1 से, इसीलिए बोले था स्मॉल नेगेटिव होता है। मैथ का रूल थोड़ा सा लगाइए। किसका रूल लगाइए, थोड़ा सा मैथ का रूल लगाइए तो आपको मजा आ जाएगा। वह मैथ का रूल क्या लगाना है, तो मैथ का रूल जो जो लगाना है उसको अगर ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से, है ना। तो मैथ का रूल थोड़ा सा लगा लीजिए, है ना। है ना, थोड़ा मैथ का रूल लगा लीजिए। मैथ का रूल क्या है, एडिंग +1 इन ईच टर्म, एडिंग +1 इन ईच टर्म, ईच टर्म में +1 ऐड कर लीजिए। यानी -1 + 1, 1 + काई, 0 + 1। और आपको पता है कि ये 0 हो गया है, इक्वल हो गया या उससे ज्यादा होगा। क्या होगा उससे ज्यादा, तब 1 + काई जो होता है आपका μr होता है। क्या होता है, μr होता है। इस बात को समझ लीजिए। और प्लस क्या होगा आपका, यहाँ 1 हो जाएगा। यानी μr, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ समझने वाला बात हम कुछ बोलेंगे, अच्छी तरह से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। यहाँ पर बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। μr का वैल्यू अभी डिफिनीशन आप पढ़े हैं। देखिए अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। कुछ मैं यहाँ बात समझाना चाह रहा हूँ, उसको समझिएगा। एक फॉर्मूला भी पढ़े थे, μr बराबर म्यू मीडियम बाई म्यू नॉट, ये पढ़े थे। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बी मीडियम के चलते होता है, म्यू मीडियम होता है, इनटू एच होता है। अभी हम लोग पढ़े थे, याद कर लीजिए। मीडियम, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई पढ़े थे ना, एन आई, उसको म्यू नॉट एन आई, मीडियम रहेगा तो मीडियम, और हवा रहेगा तो बी एयर के चलते म्यू नॉट एन आई होता है। किसमें, आपका सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम बताए थे, सोलेनोइड के अंदर, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है उसकी बात हम कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला का। अब जरा गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। मीडियम डाल दिए हैं तो मीडियम वाला फॉर्मूला लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए म्यू मीडियम का जो फॉर्मूला आ रहा है ना, म्यू मीडियम का फॉर्मूला यहाँ से देखिए, म्यू मीडियम जो आ रहा है आपको, म्यू मीडियम ये म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ रहा है।
अब म्यू आर का वैल्यू 1 से कम है हर हाल में। 1 से कम कितना लें? 0.5 लें, 0.3 लें, 0.2 लें, 1 से कम लेना है आपको। जब 1 से कम लीजिएगा, आप म्यू नॉट का मान लिया कि जो भी वैल्यू है, हमको नहीं पता है, जो भी वैल्यू है 10, 5, 2, 4 जो भी है पता नहीं, लेकिन अगर म्यू आर का वैल्यू 1 से कम हो जाए, डायमेट्रिक के लिए हम पढ़ रहे हैं अभी, तो 1 से कम हो गया डायमेट्रिक के लिए, तो डायमेट्रिक के लिए जब 1 से कम हो गया ये वैल्यू, जब म्यू पुट कीजिएगा, तो आप खुद सोचिए और हमको बतलाइए कि हम क्या जानना चाह रहे हैं। तो ओम प्रकाश आप बताइए, हमको अपने मन से आप समझ के बताइए कि इस डायमेट्रिक के चलते सोलनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कब ज्यादा हो? जब एयर रहेगा तब, या मीडियम डाल देंगे तब? खुद सोच के बताइए, हम यहाँ पर कुछ समझा चुके हैं बात को। इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, किस कंडीशन में? इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड सोलनॉइड के अंदर हवा के क्षेत्र में ज्यादा होगा, मतलब एयर फील्ड रहेगा तब, या मीडियम डाल देंगे तब? कोई भी बता सकते हैं, जो समझ गए हैं कुछ बोल सकते हैं सर, हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। देख लीजिए, बात को समझिए अच्छी तरह से, समझने की कोशिश कीजिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा बात। बस इतना ही सोच लीजिए। कोई नहीं समझ सकते हैं? कुछ तो बोलिए, अंदाजा लगाइए। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात कीजिएगा तो मीडियम के केस में कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्यों लो हो जाएगा? क्योंकि म्यू मीडियम जो है, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि म्यू मीडियम, म्यू आर का वैल्यू 1 से कम है, इसीलिए म्यू मीडियम जो होगा वैल्यू, वो कम होगा म्यू नॉट से। आप फार्मूला तो दीजिए वो पढ़े हैं। जब म्यू नॉट से कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड मीडियम के में क्या होगा? घट जाएगा। यानी इस पॉइंट को नोट करके मैं लिख सकता हूँ आराम से, क्या? when diamagnetic material inserted inside coil, then magnetic field intensity decrease, है ना? और इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ, when diamagnetic material, magnetic material inserted inside coil, then when diamagnetic material inserted inside coil, then magnetic field intensity, then magnetic field intensity decrease inside coil, inside coil। इस बात को समझ लिए होंगे। जब डायमैग्नेटिक मटेरियल किसी कॉइल के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं? देख लीजिए ध्यान से, यही सब बातों को यहाँ लिखा हुआ होगा, है ना? इसको याद करना है, समझना है बात को आपको। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल क्या होगा? तो कुछ एग्जाम्पल तो मैं लिख देता हूँ, कॉपर, लीड, सिलिकॉन, बिस्मथ, ये सब है ना? देखिए, बहुत सारा चीज ये सब याद करने वाला चीज है, तो अपने से भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे और याद करेंगे, तभी आपको बात पता चलेगा, समझ में आएगा बात की क्या होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या है? तो ये तो अब नेचुरल चीज है, तो एग्जाम्पल तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना? तो एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन है, बिस्मथ है ना? ईटीसी जो भी है, एनसीईआरटी में देख करके आप सारा एग्जाम्पल याद कर लेंगे। ठीक है, एक टर्म है इसमें और, देखिए इसमें एक और टर्म है
जिसको हम लोग कहते हैं मेसनर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसनर इफेक्ट। मेसनर इफेक्ट क्या कहते हैं? मेसनर मेसनर इफेक्ट कहते हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है मेसनर इफेक्ट। इसका नाम साइंटिस्ट का। मेसनर इफेक्ट में क्या कहलाता है? तो मेसनर नाम के साइंटिस्ट ने एक टर्म खोजा था। क्या खोजा था टर्म में? कि सुपर कंडक्टर जो मटेरियल होगा ना, वो 100% एकदम 100% डायमेटिक प्रॉपर्टीज बिहेवियर का शो करेगा। यानी सुपर कंडक्टर मटेरियल, सुपर कंडक्टर मटेरियल सो परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म इज नोन एज क्या? मेसनर इफेक्ट। देखिए मेसन इफेक्ट और बाकी डायमेट्रिक का प्रॉपर्टीज आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज घूमता है, जिसके कारण डायमेट्रिक प्रॉपर्टीज बिहेवियर शो करता है। इन सभी बातों को आप वहां से समझ सकते हैं। ये सब कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको याद करने के लिए हम बता दिए। ये सब कम से कम पॉइंट याद कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में मेनली आएगा, कुछ तो पॉइंट याद होना चाहिए। इसमें समझने में किन्हीं को प्रॉब्लम है तब बोलिए। क्या उसके बाद दो मटेरियल और बचा हुआ है। एक बचा हुआ है पैरामैग्नेटिक मटेरियल और एक बचा हुआ है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो आगे बढ़े, देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए अब है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल। देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है भाई? तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, हम अभी पहले बोले थे जो थोड़ा बहुत मैग्नेटाइज हो, इट अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, वीकली। इट अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन वीकली, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये बहुत कम, मतलब थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करता है। या इसका उल्टा भी कर्म लिख सकते हैं, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, external magnetic field line, in the presence of external magnetic field line, it magnetize weakly। मतलब ये मैग्नेटाइज भी बहुत कम होगा। मतलब जब इसको नॉन मैग्नेट से मैग्नेट में बदलिएगा, इसका मैग्नेटाइजेशन भी बहुत कम होगा। बहुत हद तक नहीं मैग्नेटाइज करेगा, थोड़ा बहुत मैग्नेटाइज करेगा।
इस बात को समझिए, यानी कि ये सब प्रॉपर्टीज को याद करना पड़ेगा, बहुत कम मैग्नेटाइज करेगा, तब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसका फिगर ऐसा हो सकता है। देख लीजिए ध्यान से, ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। जब ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो बात को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप जरा गौर कीजिए, जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो अट्रैक्ट करेगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है तो ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अपने तरफ खींचेगा और फिर अपने लाइन में चला जाएगा। ये यानी इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है तो थोड़ा बहुत खींचेगा और फिर अपने लाइन में आ जाएगा। ये यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को खींचेगा बट थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, अटैक करेगा, वीकली अटैक करेगा। तब तो आप ये कह सकते हैं इट मूव फ्रॉम लो टू हाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ये लो से हाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ मूव करेगा। इट मूव फ्रॉम लो टू हाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट मतलब रखिएगा फट से खींच लेगा, तुरंत नहीं खींचेगा, धीरे धीरे खींचेगा, मतलब स्लोली वर्क करेगा। बात समझ लीजिए, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है पॉजिटिव होता है लेकिन स्मॉल होता है, पॉजिटिव होता है लेकिन क्या होता है, स्मॉल होता है। यानी लिख सकते हैं इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी its magnetic susceptibility is a small and positive a small and positive क्या होगा, स्मॉल एंड पॉजिटिव होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या होगा, स्मॉल एंड पॉजिटिव होगा। ठीक है, स्मॉल एंड पॉजिटिव होगा। तो काई का जो वैल्यू होगा स्मॉल होगा यानी 0 से बड़ा होगा, और पॉजिटिव होगा तो ये कोई छोटा नंबर है 2 4 5 4, उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं इसे, है ना, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा है, ये सिर्फ इंडिकेट है। यानी यह वैल्यू जो है आपका 2 भी हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बस इतना समझ लीजिए। तो यह है इसका प्रॉपर्टी, देख लीजिए। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग बोलिए, देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। किन्हीं को कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा बात को आगे। अब फिर उसी तरह से टर्म में यूज करेंगे। अभी जो था आपका काई का वैल्यू जो था आपका ऐसा था 0 से बड़ा था, एडिंग +1 इन ईच टर्म, एडिंग +1 इन ईच टर्म, हर एक टर्म में +1 को ऐड कीजिए, ये होगा 0 + 1, 1 + काई और E +1 तो यही हो जाएगा, ज्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, E +1 यही रह जाएगा, वो छोटा वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि तब तो कह सकते हैं 1 से ज्यादा बड़ा होगा म्यू आर का वैल्यू, यानी E +1 है।
यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि म्यू मीडियम जो है आपका म्यू नॉट इंटू जो म्यू आर है, तो इस कंडीशन में फॉर पैरामेट्रिक के केस में म्यू मीडियम जो होगा वो स्लाइटली ग्रेटर होगा म्यू नॉट से, क्योंकि इसका वैल्यू देखिए 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा, म्यू मीडियम का वैल्यू भी ज्यादा होगा। देखिए ध्यान से, इसका मतलब उसका उल्टा कंडीशन हुआ। क्या कंडीशन हुआ भाई? जब किसी कॉइल के अंदर पैरामेट्रिक मटेरियल डालिएगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। यानी व्हेन अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल inserted inside coil, then magnetic field intensity increase। क्या होगा? इंक्रीज, बट क्या स्लोली या वीकली लेस, जो टर्म आपको लिखना है लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डायमेट्रिक डाले थे तो घट गया था और इसमें थोड़ा सा से बढ़ गया। तो बताइए ये क्या किया, मैग्नेटिक लाइन को बढ़ा दिया कि नहीं? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बढ़ा दिया। और पैरामेट्रिक मटेरियल का एग्जांपल क्या है? सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, एटीसी, है ना। इसका एग्जांपल क्या है पैरामेट्रिक का? सोडियम, Na, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एटीसी, है ना। तो ये सब मटेरियल का नाम है। इसमें आप एक लॉ पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है? एक लॉ पढ़ना है जिसका नाम है क्यूरी लॉ। इसका नाम है क्या? क्यूरी लॉ, है ना। बहुत फेमस लॉ है जिसको आप मैडम क्यूरी के नाम से भी जानते हैं। क्यूरी लॉ, इन्होंने ही मैग्नेटाइजेशन का लॉ दिया था। क्यूरी ने क्या दिया था? मैग्नेटाइजेशन का लॉ दिया था। इस बात को समझ लीजिए, क्यूरी ने ही मैग्नेटाइजेशन का लॉ दिया था। तो मैग्नेटाइजेशन का लॉ जब, इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब क्यूरी लॉ देखते हैं। ले लीजिए एक बार ध्यान से, तब क्यूरी लॉ को समझने की कोशिश करते हैं फिर से। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, बहुत भारी नहीं है। किसी को कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं बात को। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं क्यूरी लॉ में। देखिए अकॉर्डिंग टू क्यूरी क्या कहा गया? मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल इज फर्स्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल, जो अभी पढ़ रहे थे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एक एक बात को समझे कि नहीं, ये देख लीजिए एक बार फिर से। यानी कि यहाँ पर जो होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि मैग्नेटाइजेशन जो होगा आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बी का इक्वेशन और पहला। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर inversely proportional to the temperature inversely proportional to the temperature of material। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका में क्यों हुआ, इसका रीजन कुछ है आपके पास? तो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन क्यूरी के पास था और आपके पास भी है। कहिए कैसे? आप बताइए, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर दोनों में से कोई रखिए, जो आपको रखना रखिए, है ना। लेकिन एक बात तो पता है कि लो टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन कम होता है और हाई टेम्परेचर पर रैंडम मोशन ज्यादा होता है। यानी जब ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन ज्यादा होने के कारण वो मैग्नेटाइज जल्दी नहीं करेगा। और इसका आप एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं। अगर कोई मैग्नेट आपके पास है, वो कितना ताकतवर है पहले काउंट कर लीजिए उसको, लोहा वहा सटा करके इधर उधर कहीं। और मैग्नेट तो बहुत जगह होता है, लेडीज पर्स में भी होता है, बटन लगाने वाला जहाँ मैग्नेट लगा रहता है, वही मैग्नेट को कबाड़ लीजिए, मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। और उसको क्या कीजिए, आप चूल्हे पर रख करके गर्म कर दिए, रेड कर दिया, रेडिश, और उसके बाद उसको ठंडा कर दिए। उसके बाद देखिएगा उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लगभग गायब हो गया ड्यू टू रैंडमनेस, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है रैंडम अरेंजमेंट करने लगा। और क्यों गायब हो जाता है इसका भी रीजन हम लोग पढ़ेंगे, किस प्रकार से गायब होता है वो भी। लेकिन अभी तो लॉ पढ़ रहे हैं, उसके बाद उस सब चीजों को देखेंगे। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर चलिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो आप लिख सकते हैं कि m जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b बाई क्या होगा, t होगा आपका। क्या होगा आपका? b बाई t होगा। और जब कोई कांस्टेंट आएगा तो आपको पता है कौन है, जो साइंटिस्ट दिया होगा नाम, उसी का आएगा। मेरा नाम कहाँ से आने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। नहीं कि मेरा नेम आ जाएगा, सी आ गया। सी पर मतलब क्यूरी कांस्टेंट, है ना। पहले ही बोल दिए थे कि मेरा नाम नहीं आने वाला है। सी का मतलब क्या होगा? क्यूरी कांस्टेंट। यानी सी इज नोन एज क्यूरी कांस्टेंट। क्यूरी कांस्टेंट उसको क्या कहेंगे? क्यूरी कांस्टेंट कहेंगे। और क्यूरी कांस्टेंट भी जो है आपका मटेरियल पर डिपेंड करेगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो ये सब जो था है आपका पैरामीट्रिक के प्रॉपर्टीज के बारे में हम बता रहे थे एक्सटर्नली, है ना। किसके बारे में? पैरामीट्रिक के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसके बाद पढ़ना है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो इसमें अगर किन्हीं को कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए, हम फिर से आपको बताने के लिए तैयार हैं। देख लिए ध्यान से, समझ लिए बात को। अगर कोई कष्ट नहीं है तो बोलिए, क्या छोड़ दें? बोलिए, जैसा बोलिए। बोलिए। तो परसों यानी कि शनिवार को, आज बृहस्पति है ना, कौन सा दिन है आज? आज थर्सडे होगा, है ना। तो फिर उस दिन हम लोग देखते हैं इसको कि क्या करना है जो, ठीक है। तो चलिए आज छोड़ ही देते हैं, है ना। आप लोग भी थके हुए होंगे, मेला वेला घूमे होंगे पूरा कि नहीं घूमे हैं? ठीक है, तो आज का क्लास इन कर देते हैं और फिर अगले क्लास में आपको फिर देखिए एक बार पढ़ के रखिएगा बुक को। फिर से मैं बोल देता हूँ बार बार, बुक को जब एक बार पढ़ के रखिएगा तब मजा आएगा, क्योंकि याद करने वाला है। इसमें उस तरह से थ्योरी नहीं है जैसे मजा आएगा एकदम पूरा। इसको रटने वाला है, आप रट भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, जो करना है कर लीजिए, है ना।